हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। गाइस, इससे पहले क्लास 6 क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी। इसके ऊपर ऑलरेडी ये 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एक सीक्वेंस में वीडियो चल रही हैं, वीडियो नंबर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियोज़ आ गई हैं, तो ये उसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 70-80 टू 90% तक भी हम कह सकते हैं, 80 टू 85% हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। अगर आपने 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सभी एनसीईआरटीज़ कवर कर ली ज्योग्राफी की, तो आप मान के चलिए कि आपकी 80 से 85% यूपीएससी लेवल की तैयारी हो चुकी है ज्योग्राफी की। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि अगर आपने एफआरओ मेंस टेस्ट सीरीज़ आपको लिखनी तो आप उसको लिख सकते हैं। साथ साथ पटवारी लेखपाल की टेस्ट सीरीज़ और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आरओ सचिवालय की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। इसको ज्वाइन कर लेने से उत्तराखंड में और साथ साथ यूपी में आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस अगर आप 2023 का देना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी भी इससे हो जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे। चैप्टर 1 हमारा कवर हो चुका था पुराना पिछली वीडियो में, और चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। और आज हमें पढ़ना है लैंड यूज़ से, कि ज़मीन का इस्तेमाल, भूमि का उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं, ये लैंड यूज़ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैंड यानी कि जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो अपने आप में आज के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरह के कामों में कर रहे हैं। तो लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कई सारे कामों के लिए लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे खेती करने के लिए, फॉरेस्ट्री करने के लिए यानी कि वानिकी करने के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए। किसी चीज़ को आपको बिल्ड करना है, किन किन चीज़ों को हम बना सकते हैं, घरों को बनाना है, सड़कों को बनाना है, या फिर इंडस्ट्रीज़ लगानी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जब हम किसी ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब होता है भूमि का उपयोग करना, यानी कि इसको हम लैंड यूज़ भी कहते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। तो ज़मीन का इस्तेमाल जो है, जो यूज़ ऑफ लैंड है, वो किस चीज़ से डिटरमाइन होता है? फिजिकल फैक्टर से। कि यानी कि हम किसी ज़मीन को, किसी जगह की जो ज़मीन है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो वहाँ की स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है, वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड करता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। मिनरल्स, खनिज वहाँ पे कितने मिलेंगे, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमन फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। कि ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो जो इंसान के फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंसान की जनसंख्या कितनी है, तकनीक हमने कितनी विकसित कर ली है, उस हिसाब से भी हमारी ज़मीनों के जो यूज़ हैं, लैंड का जो यूज़ है, वो चेंज होता रहता है। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ज़मीन को हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं, वो ओनरशिप के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। यानी कि ये प्राइवेट लैंड है, यानी कि निजी भूमि है, या समुदाय की भूमि है, कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट लैंड होगी, इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्वामित्व है वो किसके पास होगा? वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होगा, एक व्यक्ति के पास होगा। इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी लैंड तो पूरा समुदाय के अंडर में आती है, और जो प्राइवेट लैंड है वो सिर्फ एक व्यक्ति के अंडर में आती है। फॉर कॉमन यूजेस, जैसे कि अब जो कम्युनिटी लैंड है वो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फॉडर के लिए, जो मवेशियों के लिए चारा होता है उसको इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट्स के लिए किया जा सकता है, नट्स के लिए किया जा सकता है, या फिर मेडिसिनल हर्ब्स, यानी कि जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, जो दवाइयाँ बनाने के लिए जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इन सभी कम्युनिटी लैंड्स को, ये जितनी भी सामुदायिक भूमि है, इनको हम क्या कहते हैं? सामान्य संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। ये तो सिंपल सी बात है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो पीपल यानी कि जो मनुष्य है, लोग हैं, आदमी हैं, और उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे पास जो ज़मीन है वो नहीं बढ़ रही। ज़मीन की जो कीमत है वो ज़रूर आसमान छू रही है, लेकिन ज़मीन की जो माप है वो अपने आप में सीमित है, वो ना बढ़ रही है ना घट रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो सिंपल सी बात है, एक ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो जगह जगह पर डिपेंड करती है, जगह जगह पर चेंज हो रही है। चेंज क्यों होती है वो हमने देखा है, उसमें वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी कैसी है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स। लोगों ने धीरे धीरे जो कॉमन लैंड्स थी, यानी कि जो सभी के लिए हुआ करती थी, यानी कि समुदाय के लिए हुआ करती थी, उस पर अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया है। जैसे हमने जो ज़मीनें लेक्स के लिए हुआ करती थी, झीलों के लिए हुआ करती थी, उसको रिक्लेम कर लिया है। जो वेटलैंड की ज़मीन हुआ करती थी उसको हमने रिक्लेम कर लिया है, जिससे कि हमने क्या करा है, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं या 5 स्टार होटल्स बना दिए हैं। तो पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज़। उन पे कमर्शियल एरियाज़ यानी कि वाणिज्यिक क्षेत्र जो है उस पर बनाना शुरू कर दिए हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन दी अर्बन एरियाज़ की हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, सोसाइटीज़ बन गई हैं। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज़। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के लिए हमने बहुत सारी ज़मीन को कन्वर्ट कर दिया है खेती के लिए, जिससे कि हम जो लोगों की डिमांड है खाने की उसको पूरी कर सकें। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन सोसाइटी। सिंपल सी बात है, जिस तरह से ज़मीन का इस्तेमाल बदलता जा रहा है उसी वजह से जो लोगों का कल्चर है, लोगों की जो संस्कृति है, उसके अंदर भी चेंज आता जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन हो, चाहे लैंडस्लाइड्स आ रही हो, सॉइल इरोजन हो, डेजर्टिफिकेशन हो। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कि जो भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि खराब हो रही है। लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। सॉइल इरोजन है, मिट्टी का कटाव है। और डेजर्टिफिकेशन है यानी कि मरुस्थलीकरण है। ये सभी मेजर थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये किस वजह से हो रही हैं? क्योंकि या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। यानी कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर पर जोर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वनों को जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं उनको नष्ट करते हैं। तो प्रकृति के द्वारा दिए गए वनों को नष्ट कर मानव निर्मित जो एग्रीकल्चर की ज़मीन बनाना है वो अपने आप में पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट आता है भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कि ये जो लैंड रिसोर्स है, जो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण लैंड रिसोर्स है, उसका हम कंजर्वेशन कैसे करें, संरक्षण कैसे करें। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंसानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं। इस वजह से फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो ख़त्म करते जा रहे हैं और उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं या दूसरे पर्पज़ के लिए भी उसको चेंज कर रहे हैं। एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। और अब हमें ये डर है कि हम इस नेचुरल रिसोर्स को ना खो दें। एफॉरेस्टेशन, कि हम दोबारा से फॉरेस्ट्री करें, यानी कि दोबारा से पेड़ उगाएं। लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizers are checks on overgrazing and checks on overgrazing are some of the common methods। तो क्या क्या तरीके अपना सकते हैं हम? एफॉरेस्टेशन करें, लैंड रिक्लेमेशन, केमिकल पेस्टिसाइड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेती करने में उसका ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें, उसका अंधाधुंध इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और उसके बाद आता है कि ओवर ग्रेजिंग पे हम रोकथाम लगाएं, यानी कि जो मवेशी ज़्यादा चढ़ लेते हैं जिसके वजह से वो मिट्टी के साथ साथ जो पूरी घास है उसको जड़ के साथ बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि मिट्टी लूज़ हो जाती है। और उसके वजह से क्या होता है कि जो टॉप सॉइल है, जो सबसे ऊपर की परत होती है उपजाऊ मिट्टी की, फर्टाइल सॉइल की, वो पानी के साथ बह जाती है। तो सॉइल क्या होता है अगर हम देखें तो सॉइल है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनली सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मिट्टी या सॉइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर की जो पतली सी लेयर होती है, जो टॉप फर्टाइल होती है, यानी कि वहीं पर सबसे ज़्यादा उपज होती है, फर्टाइल होती है। वो फर्टाइल इस वजह से होती है क्योंकि उसी में अर्थवॉर्म्स और ज़मीन में रहने वाले जो नीमाटोड्स हैं या दुनिया भर के जो जानवर हैं वो रहते हैं, जो चीज़ों को नष्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर
ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि जो ह्यूमस है वो बरकरार रहता है, और इसके वजह से मिट्टी की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो बनी रहती है। तो थिन लेयर ऑफ ग्रेनली सब्सटेंस जो धरती को कवर करके रखे है उसको हम सॉइल बोलते हैं। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। तो लैंड फॉर्म्स जो हैं यानी जितनी भी अलग अलग तरह की जो भू आकृतियाँ हैं वो इस तरह से डिटरमाइन होती हैं सॉइल के टाइप पे। सॉइल कई तरह की होती है, कहीं पे हम एलुवियल सॉइल पाते हैं, कहीं पर हम ब्लैक सॉइल काली मिट्टी पाते हैं, कहीं पे हमें लाल मिट्टी मिलती है, रेड सॉइल मिलती है, कहीं पे लेटराइट मिलती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं। ये अलग अलग जगहों के जो मिनरल्स हैं, अलग अलग जगहों के जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उनके वजह से ऐसा होता है। तो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल सी बात है, ये ऑर्गेनिक मैटर से मिलती है। मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वेदर्ड रॉक्स हैं यानी कि जो टूटे फूटे जो चट्टानें हैं वो धरती पे मिलते हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो ये होता कैसे है, यानी कि एक चट्टान थी, वो चट्टान वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से टूट टूट कर मिट्टी में बन गई। अगर हम देखें तो ये प्रोसेस कैसे होता है, तो आप इसको इस तरह से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं एक चट्टान है, उसके ऊपर धूप पड़ रही है और उसके ऊपर फिर शाम को ठंडा हो जाता है और फिर बारिश पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये प्रोसेस निरंतर कई हज़ारों सालों तक, कई 100 साल तक चलता रहे तो वो चट्टान जो है वो अपने आप में कमज़ोर हो जाएगी। उस चट्टान में क्रैक पड़ने लगेगा और धीरे धीरे वो क्रैक बड़ा होता चला जाएगा। बड़े पत्थर से छोटा पत्थर बनेगा, छोटे पत्थर से और छोटा पत्थर बनेगा, और ऐसे करते करते वो पत्थर बिल्कुल बहुत छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे मिट्टी बनती है। तो दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जब मिनरल्स का, खनिजों का सही मिश्रण और ऑर्गेनिक मैटर के साथ सही मिश्रण बनता है तभी मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ बनती है, फर्टाइल बनती है। नेक्स्ट आता है वेदरिंग की। अगर हम बात करें तो वेदरिंग क्या होता है, इसको हिंदी में अपक्षय बोलते हैं। तो ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, यानी कि जो जिस तरह से चीज़ें टूटने लगती हैं और जो एक्सपोज्ड रॉक्स हैं यानी कि जो रॉक्स प्रकृति को सामने हैं, जब उसका डिके होने लगता है, वो टूटने लगती हैं टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, जमने की वजह से, अगर पौधे उग जाते हैं पत्थरों पे तो वो भी अपनी जड़ों की वजह से पत्थरों को तोड़ देते हैं। एनिमल्स की वजह से और इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी पत्थर टूटते हैं या डिके होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। फिर लैंडस्लाइड्स की बात करें तो भूस्खलन क्या होता है, तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लैंडस्लाइड्स की। अगर आप मेंस में आंसर लिखते हैं और लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सीधा पहली लाइन में आप ये लैंडस्लाइड की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो लैंडस्लाइड्स क्या हैं, लैंडस्लाइड्स सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। यानी लैंडस्लाइड्स को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि ये मास मूवमेंट है, यानी कि रॉक का मूवमेंट है। कि अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ हो या मिट्टी हो, अगर वो मूव करने लगती है तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। डेब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी अगर वो स्लोप से आ रही है, यानी सिंपल सी बात है पहाड़ों से आ रही है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स। अब ये कब कब होता है, या तो बहुत भीषण भूकंप आ जाए तब हो सकता है, बाढ़ आ जाए, वोल्केनो फट जाए, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो, रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल हो, तब लैंडस्लाइड्स होती हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन ऑल्सो कॉज हैवी लैंडस्लाइड। अगर बहुत लंबे समय तक वर्षा होती है तो कुछ लंबे समय तक बारिश के कारण भी भारी भूस्खलन हो सकता है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय के लिए जब वो मलबा नीचे आ जाता है तो वो जो मिट्टी है, वो जो मलबा है, वो जो नीचे घाटी में नदी बह रही होती है उसका फ्लो भी रोक देता है। तो उसकी वजह से डेंजरसली, एक बहुत ही खतरनाक तरीके से टेम्परेरी रूप में एक बांध बन जाता है। वो बांध तब तक बनता रहेगा यानी जब तक उस मिट्टी का लेवल तक पानी नहीं पहुंच जाएगा, और जब वो पानी का लेवल बन जाता है तो वो हो सकता है उस मिट्टी के बांध को तोड़ दे और आगे अचानक से बहुत तेज़ी से सारा पानी आए, जिससे कि नीचे रहने वाले क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में बाढ़ भी दोबारा से आ सकती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग। तो इसके वजह से रिवर में जो ब्लॉकिंग होती है, इसके वजह से कोहराम मच सकता है उन सेटलमेंट्स में, उन इलाकों में जो कि डाउन स्ट्रीम रहते हैं, यानी कि नदी के निचले स्तर पर रहते हैं। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। अगर हम हिली टेरेन की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो लैंडस्लाइड जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। दैट ओपन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। अगर हम देखें तो वो जो ज़िंदगी है वहाँ पे इंसानों की, मवेशियों की लाइफ है, उनके साथ बहुत बड़ा दुख, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे दुख होता है उनको, कि वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है,
और इसके वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है लैंडस्लाइड की। नेक्स्ट आता है मिटिगेशन। अब हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से लैंडस्लाइड्स को रोका जा सकता है। तो पहली बात तो ये आती है कि अगर हम साइंटिफिक टेक्निक्स अपनाएं, ऐसे कुछ तरीके अपनाएं जिससे हमें पहले से ये आइडिया हो जाए, कुछ आभास हो जाए कि लैंडस्लाइड कब होने वाली है। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स। तो क्या तरीके हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। अगर हम इसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर लें और हमारा इतना डेवलपमेंट हो जाए इस फील्ड में, तो उसके वजह से हमें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी एंड हाउ टू मैनेज देम, और इसकी वजह से हम उसको मैनेज भी करने में हमें आसानी होगी। कुछ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि हज़ार्ड मैपिंग। पहली बात तो हम उन एरियाज़ को चिन्हित कर लें जो एरियाज़ फ्रिक्वेंटली बहुत बार आ चुके हैं लैंडस्लाइड की चपेट में। सच एरियाज़ कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। तो उन एरियाज़ को हमेशा से सेटलमेंट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, वहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल एरिया बनाने के लिए हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। रिटेंशन वॉल बनानी चाहिए पहाड़ के अलॉन्ग, जिससे कि जो पहाड़ है वो खिसक कर आगे ना आए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। उस पहाड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए जिसकी वजह से वो मिट्टी को रोक सकें, बांध के रख सकें और वहाँ पर लैंडस्लाइड ना हो। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। तो जो सरफेस ड्रेनेज है वो लैंडस्लाइड के मूवमेंट पे कंट्रोल रखता है, चाहे वो बारिश का पानी हो और चाहे वो बहता हुआ एक झरना हो। तो मिट्टी की अगर हम देखें तो मिट्टी में किस तरह से होता है, सबसे पहले होता है ऊपर टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, यानी कि ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा जिसमें पेड़ पौधे होते हैं। उसके नीचे होता है सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले, यानी कि बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा। फिर नीचे होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी कि अपक्षित चट्टानी पदार्थ, और नीचे होता है पेरेंट रॉक, यानी कि जनक चट्टानी। तो ये मृदा परिच्छेदिका है, यानी कि सॉइल प्रोफाइल है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मोटी अगर आपको मिट्टी की परत बनानी है, तो 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनाने के लिए करीब करीब आपको 1000 साल लगेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो हम मिट्टी को इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको मिट्टी बनाने में कितनी मेहनत लगेगी, जब प्रकृति को एक मिट्टी को बनाने में 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनाने में 1000 से ज़्यादा साल लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल फॉर्मेशन के, यानी कि मिट्टी के जो निर्माण है, मृदा का जो निर्माण है, उसके क्या क्या कारक है, फैक्टर्स क्या हैं, कारक क्या हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।